हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का जो दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो स्वीकृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वीकृति से संबंधित है कि स्वीकृति को परिभाषित कीजिए, एक वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्व बताइए या उसकी विवेचना कीजिए, या एक वैध प्रतिग्रहण के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, डिफाइन एक्सेप्टेंस, डिस्कस द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति को परिभाषित कीजिए, एक वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है दूसरा। किसका? दूसरा क्वेश्चन स्वीकृति से संबंधित। तो भारतीय संविदा अधिनियम में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वीकृति क्या है। स्वीकृति का अर्थ क्या होता है, स्वीकृति किसे कहते हैं। तो स्वीकृति को लीगल लैंग्वेज में प्रतिग्रहण भी कहा जाता है, याद रखना, प्रतिग्रहण भी कहा जाता है स्वीकृति को। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने प्रस्ताव के बारे में बताया था कि प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या हैं, प्रस्ताव में प्रस्ताव के निमंत्रण में क्या अंतर है। तो यहाँ मैं थोड़ा आपको दोबारा बता देता हूँ कि प्रोपोजल, यानी कि जब ए जो है, प्रोपोजल का क्या मतलब होता है, इन प्रोपोजल से क्या अभिप्राय है। जैसे कि यहाँ मैंने डायग्राम बताया, मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ आपको। ए जो है अपना वाहन, यानी कि मोटरसाइकिल, जीप या कार कोई भी, ए जो है अपना वाहन जो है 50,000 रुपये में बी को बेचने का क्या करता है, मतलब अपनी इच्छा जो है, रजामंदी जो प्रकट करता है। तो यहाँ ए क्या कर रहा है, प्रस्ताव कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रस्ताव कर रहा है। अगर इस प्रस्ताव को, ए के प्रस्ताव को बी जो है यानी कि स्वीकार कर लेता है, यानी उसके वाहन को खरीदने की अपनी कंसेंट दे देता है, सहमति दे देता है, तो वो क्या कहलाती है? स्वीकृति कहलाती है, यानी एक्सेप्टेंस कहलाती है। इस प्रकार प्रस्ताव और स्वीकृति, मतलब प्रस्ताव जो होता है संविदा का प्रथम स्टेट होता है, जबकि स्वीकृति जो होती है वो सेकंड स्टेट होती है। एक सुविधा के लिए, सुविधा का निर्माण यानी होने के लिए, यानी सुविधा का निर्माण का मतलब गठन बनाने के लिए। जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो एक क्या बन जाता है? वचन बन जाता है। क्या बन जाता है? वचन, यानी प्रोमिस बन जाता है। कि यहाँ दोबारा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ए जो है अपना वाहन बी को बेचता है, बी उसकी मतलब सहमति दे देता है, मतलब हाँ भी मैं जो वाहन है जो आप बेच रहे हो, जिस कीमत पर बेच रहे हो, मैं मतलब मेरी सहमति है। तो इस प्रकार अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेट होता है तो ये वो क्या है? प्रोमिस कहलाता है। अगर प्रोमिस में कंसिडरेशन है, क्या है? प्रतिफल है। प्रतिफल का मतलब होता है जैसे कि ए के पास वाहन है, वो क्या है? ए के लिए प्रतिफल है, और बी के पास क्या है कि कीमत दे देता है ए को। तो कीमत जो है ए के लिए प्रतिफल है, और बी के लिए वाहन जो है उसका क्या है? प्रतिफल है, इन कंसिडरेशन है। तो जब वचन प्लस कंसिडरेशन इंक्लूड हो तब क्या बन जाता है? एक एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। अब एग्रीमेंट जो है अगर बाय लॉ इन्फोर्सेबल है तो वो क्या है कि एक सुविधा है। क्या है? एक सुविधा है। वो एक सुविधा का मतलब क्या निर्माण करता है। अब एग्रीमेंट जो है यानी कि करार जो है, एग्रीमेंट जो है, करार जो है, वैलिड भी हो सकता है, अनवैलिड भी हो सकता है, यानी शून्य भी हो सकता है। शून्य का मतलब होता है, थोड़ा एग्जाम्पल दोबारा से मैं समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे ए और बी जो है क्या कि एक वेश्यालय गृह खोलने का क्या एग्रीमेंट करते हैं। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट जो है इनवैलिड है, क्योंकि ये लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण वो कारण क्या है कि उसका सुविधा का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो शुरू से ही क्या है कि इनवैलिड है, और वो कानून उसको मान्यता नहीं देगा। तो एग्रीमेंट जो है वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। अगर वो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है तो वो सुविधा मतलब हो सकता है। तो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, उसमें क्या है कि जो पक्षकार होते हैं अपने अधिकारों के दायित्व के लिए एक दूसरे के प्रति उनकी लायबिलिटी बन जाती है। दूसरा आपका जो आगे नेक्स्ट है
परिभाषा, यानी कि स्वीकृति की परिभाषा। स्वीकृति की जो परिभाषा है, यहाँ मतलब 3 परिभाषाएं दी गई हैं। पहली जो परिभाषा है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 सेक्शन 2B में दी गई है। याद रखना, कहाँ दी गई? सेक्शन 2B में दी गई। किसकी परिभाषा? स्वीकृति की परिभाषा कहाँ दी गई है? सेक्शन 2B में। याद रखना, सेक्शन 2B में परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2B के अनुसार कि जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है, मतलब प्रस्ताव किया जाता है, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है, तो उसको स्वीकृति कहते हैं। दोबारा समझना थोड़ा, कि जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है, यानी प्रस्ताव की जाती है, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है, यानी स्वीकृति कही जाती है। क्या कही जाती है? स्वीकृति कही जाती है। दूसरी परिभाषा जो है एंसन की दी गई है। किसकी? एंसन की। अब एंसन क्या कह रहे हैं? भी स्वीकृति क्या है? प्रस्ताव में अंकित शर्तों के प्रति, क्या? प्रस्ताव में अंकित शर्तों के प्रति प्रस्तावक की इच्छा के अनुसार शब्दों या आचरण द्वारा सहमति अभिव्यक्त किया जाना ही क्या है? स्वीकृति है। क्या? स्वीकृति है। मतलब यहाँ थोड़ा मैंने इंग्लिश में थोड़ा मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि स्वीकृति क्या कि प्रोपोजल कंडीशन, मतलब प्रस्ताव में अंकित शर्तों के प्रति विल टू अकॉर्डिंग प्रोपोजल, यानी कि प्रस्तावक की इच्छा के अनुसार वर्ड एंड कंडक्ट, यानी शब्दों आचरण द्वारा सहमति अभिव्यक्त किया, यानी कि कंसेंट, यानी सहमति अभिव्यक्त किया जाना ही स्वीकृति है। तीसरी परिभाषा जो है प्रोफेसर मैकोनल की है। मैकोनल क्या कह रहे हैं? प्रस्तावक की प्रार्थना के प्रति, यानी कि प्रस्तावक की प्रार्थना के प्रति शर्त रहित सहमति ही स्वीकृति है। क्या है? शर्त रहित। शर्त रहित का मतलब होता है कि बिना शर्त के प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो वो स्वीकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वीकृति कहलाती है। थोड़ा दोबारा मैं थोड़ा उसको दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। पहली परिभाषा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 सेक्शन 2B में दी गई है। कहाँ दी? सेक्शन 2B में। दूसरी परिभाषा एंसन की है और तीसरी परिभाषा जो है प्रोफेसर मैकोनल की है। मैकोनल की परिभाषा बिल्कुल ईजी है, आप याद कर सकते हैं। प्रस्तावक की प्रार्थना के प्रति शर्त रहित सहमति ही क्या कहलाती है? स्वीकृति कहलाती है। नेक्स्ट स्वीकृति के आवश्यक तत्व, यानी कि नेसेसरी एलिमेंट्स क्या क्या हैं? नेसेसरी एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पहला जो उसका आवश्यक तत्व है स्वीकृति का शर्त रहित होना। मतलब स्वीकृति जो है शर्त रहित होनी चाहिए। जैसे जो प्रस्ताव किया जाता है उसी अकॉर्डिंग क्या कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है और उसमें कोई शर्तें हैं, उसमें कोई शर्त है, तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, यानी कि प्रस्ताव, यानी स्वीकृति जो है एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शर्त है तो स्वीकृति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा एक डायग्राम बनाया, थोड़ा मैं इसको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। जैसे ए के पास एक 500 रुपये की घड़ी है। क्या? ए के पास 500 रुपये की घड़ी है, वो बी को बेचने का प्रस्ताव करता है। अब बी क्या है, उसको 500 रुपये के एवज में नहीं खरीद कर वो कहता है कि मैं 200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या हो गया? ये काउंटर ऑफर हो गया। क्या हो गया? काउंटर ऑफर हो गया, प्रति प्रस्ताव हो गया। न कि बी ने स्वीकृति की है। किसकी? प्रस्ताव की। यानी कि ए ने जो प्रस्ताव किया अपनी घड़ी 500 रुपये बेचने में, तो बी ने क्या किया, मैं भी 500 रुपये में नहीं खरीद के 200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये स्वीकृति नहीं कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा? ये तो बी का क्या हो गया? प्रति प्रस्ताव हो गया। किसके लिए? ए के लिए। तो यहाँ बी क्या है? शर्त लगा रहा है कि मैं 200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो स्वीकृति में क्या शर्त
है, अगर शर्त है तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। स्वीकृति जो है बिना मतलब शर्त के होनी चाहिए कि ना, बिना शर्त के होनी चाहिए। स्वीकृति का शर्त रहित होना से संबंधित एक केस है हाइंड बनाम रेंज का 1840 का एक केस है, ब्रिटिश मतलब कोर्ट का डिसाइडेड केस है ये। हाइट बनाम रेंज, याद रखना नाम इसका, हाइंड वर्सेज रेंज का 1840 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था, मैंने यहाँ थोड़ा डायग्राम बनाया हुआ है कि जो प्रतिवादी है उसने अपनी संपत्ति जो है 1000 रुपये पौंड में 6 जून को, कब, 6 जून को वादी को बेचने का प्रस्ताव करता है। किसको? वादी को बेचने का प्रस्ताव करता है। और वादी जो है उस प्रॉपर्टी को 8 जून को, कब, 8 जून को 950 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार होता है। कब? 8 जून को। और 27 जून को जो प्रतिवादी है अपनी जो प्रॉपर्टी है यानी कि बेचने से इनकार कर देता है। क्या कर देता है? बेचने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर वादी जो है 29 जून को उस प्रॉपर्टी को 1000 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। कितने में? 1000 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, जो शुरू में प्रस्ताव किया गया था। किसने? प्रतिवादी द्वारा जो प्रस्ताव किया था। उसके बाद 29 जून को वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है वादी। लेकिन वो बाद में प्रतिवादी जो है उस प्रॉपर्टी को बेचने से इनकार कर देता है। तो यहाँ जो शुरू में प्रस्ताव किया था और प्रतिवादी ने 950 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हुआ, तो इसका मतलब यहाँ वादी ने प्रतिक्रोश यानी प्रति प्रस्ताव किया था, यानी काउंटर यानी ऑफर किया था। यहाँ तो ना तो प्रस्ताव की स्वीकृति हुई थी, न ही प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। लेकिन और यहाँ पुनः न ही वादी ने कोई पुनः प्रस्ताव किया था और न ही प्रतिवादी द्वारा पुनः कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। तो इस मामले में यानी प्रस्ताव की स्वीकृति को कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने नहीं माना। इस केस में ये डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है दूसरा जो आवश्यक तत्व है स्वीकृति का, स्वीकृति दाता को प्रस्ताव का ज्ञान होना। मतलब स्वीकृति दाता को प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए। लालमन बनाम गौरीदत्त का एक केस है जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये इस केस के बारे में मैंने आपको थोड़ा समझाया था। दोबारा मैं यहाँ थोड़ा ऊपर मैं समझा देता हूँ इस डायग्राम में। जैसे कि स्वीकृति दाता को प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि ए है 500 रुपये में अपनी घड़ी जो है बी को बेचता है, तो बी के ज्ञान में ये बात आनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, चाहे वो मौखिक के माध्यम से या अन्य किसी तरीके के माध्यम से, यानी कि युक्त टाइम यानी रीजनेबल टाइम के भीतर क्या है कि मतलब जो सूचना जो होती है ना प्रस्ताव की बी के ज्ञान में आनी चाहिए। तो मैं इस केस को थोड़ा मैं दोबारा आपको मैं समझा देता हूँ भी लालमन बनाम गौरीदत्त वाले मामले में क्या हुआ था। गौरीदत्त का एक नेफ्यू जो है वो क्या है कि कहीं गुम हो गया था, मतलब खो गया था। तो गौरीदत्त ने एक समाचार पत्र में एक ऐड निकाला कि जो भी नेफ्यू को यानी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको जो है 500 रुपये क्या है कि 500 रुपये की जो राशि है वो इनाम के तौर पर दी जाएगी। क्या? 500 रुपये राशि जो है इनाम के तौर पर दी जाएगी। उस जो सर्वेंट है जो सर्वेंट जो है वो नेफ्यू को ढूंढ लाया और उसने गौरीदत्त के समक्ष उसको सुपुर्द कर दिया गया। और बाद में जब गौरीदत्त को पता लगा, लालमन शुक्ला को पता लगा कि गौरीदत्त ने एक ऐड निकाला था, इनमें समाचार पत्र निकाला था भी जो भी नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपये क्या है कि पारितोषिक मतलब इनाम की राशि प्रदान की जाएगी। तो सर्वेंट ने गौरीदत्त के विरुद्ध क्या है कि मतलब प्रस्ताव का मतलब स्वीकृति के आधार पर उन्होंने कोर्ट में केस किया। लेकिन इस मामले में क्या है कि
मतलब के प्रस्ताव और स्वीकृति यानी कि प्रस्ताव की स्वीकृति यानी कि सर्वेंट द्वारा नहीं की गई थी, ये कहकर कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था। नीचे एक केस दे रखा है। इस केस के माध्यम से मैं थोड़ा आपको और इजी में समझ में आएगा कि टिन बनाम हाफमैन एंड कंपनी 1873 का ये केस है, यानी कि ब्रिटिश केस है। कब का? 1873 का ब्रिटिश केस है, टिन बनाम हाफमैन एंड कंपनी का। इसमें ए ने एक पत्र लिखा, किसको? बी को। ए ने एक पत्र लिखा बी को, जो बी है फर्नीचर का व्यापारी होता है। किसका? फर्नीचर का व्यापार करता है। और पत्र में ये लिखा जाता है, ए ये लिखता है बी को, मतलब 5,000 जो कुर्सियां हैं मतलब खरीदने के लिए वो क्या करता है? प्रस्ताव करता है। किससे? बी से। लेकिन बी जो है वही पत्र क्या कि ए को लिखता है। ए को लिखता है मतलब बी जो आप कुर्सियां जो खरीद रहे हो वो कितनी कीमत की खरीद रहे हो। जब दोनों पत्र डाक में मिलते हैं, जब पत्र दोनों डाक में मिलते हैं मतलब क्रॉस हो गया दोनों पत्रों का, तो यहाँ तो ना तो ए का कोई प्रस्ताव की स्वीकृति हुई, ना ही बी की जो स्वीकृति थी ए के ज्ञान में आई थी। ये तो क्या हो गया? प्रति प्रस्ताव हो गया। ये क्या हो गया? प्रति प्रस्ताव हो गया। तो इस केस में ये था, मतलब अगर स्वीकृति के बारे में अगर कोई प्रति प्रस्ताव होता है तो उसको स्वीकृति नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरा आवश्यक तत्व है स्वीकृति का विहित रीति में किया जाना। मतलब स्वीकृति जो होती है, जैसे प्रस्ताव किया जाता है उसी अकॉर्डिंग उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब युक्त समय यानी रीजनेबल टाइम के भीतर क्या है कि प्रस्ताव की स्वीकृति की जानी चाहिए। स्वीकृति का केवल किया जाना ही प्राप्त नहीं होता है, इससे प्रस्तावक जो प्रस्ताव कर रहा है को कम्युनिकेट किया जाना भी आवश्यक है। जब तक कि किसी स्वीकृति प्रस्ताव की सूचित नहीं हो जाती तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है। मतलब यहाँ ये हुआ कि भाई जो मतलब क्या, यदि प्रस्ताव यह चाहता है कि स्वीकृति तार द्वारा की जाए तो वह तार द्वारा की जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव यह कहता है कि स्वीकृति जो है तार द्वारा की जानी चाहिए या मोबाइल द्वारा की जानी चाहिए या रजिस्टर्ड डाक द्वारा माध्यम से की जानी चाहिए, तो उसी मतलब तो वह तार या रजिस्टर या फोन द्वारा की जानी चाहिए। जहाँ जैसी रीति विहित नहीं, जहाँ मतलब रीति जो है जो नहीं बताया गया ये प्रस्ताव की स्वीकृति कैसी होगी नहीं बताया गया, तो वो रीजनल टाइम के भीतर होनी चाहिए। अब रीजनल टाइम क्या है? वो मामले के तथ्यों परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चौथा जो स्वीकृति का जो पॉइंट है आपका कि शब्दों अथवा आचरण। स्वीकृति शब्दों या आचरण द्वारा प्रदर्शित की जानी चाहिए। स्वीकृति जो है शब्दों या आचरण द्वारा क्या प्रदर्शित की जानी चाहिए। स्वीकृति का किसी कार्य या लोप या आचरण यानी कि कंडक्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मतलब प्रदर्शित किया जाना चाहिए, केवल मानसिक मतलब नहीं हो सकती, मतलब माइंडली नहीं हो सकती। मानसिक स्वीकृति जो है वो स्वीकृति नहीं मानी जाती। स्वीकृति तो ये आचरण लोप या एक्ट द्वारा ही हो सकती है। किसके द्वारा? एक्ट द्वारा ही हो सकती है। तो यहाँ हम नीचे एक केस दे रखा है, इसके माध्यम से इसको थोड़ा समझते हैं। यानी कि केस का नाम है फेल्ट हाउस बनाम बिडले का। फेल्ट हाउस वर्सेस बिडले का एक केस है, याद रखना। बिडले जो है किसका नेफ्यू होता है? फेल्ट हाउस का। किसका? फेल्ट हाउस का नेफ्यू होता है। फेल्ट हाउस जो होता है, अब नेफ्यू जो होता है उसके पास एक घोड़ा होता है, इसके पास एक घोड़ा होता है। फेल्ट हाउस घोड़े को खरीदने के लिए क्या है कि एक प्रस्ताव करता है। यानी कि प्रस्ताव कैसे करता है? वो तार के माध्यम से करता है, यानी पत्र लिखता है। किसको? नेफ्यू को लिखता है
कि मैं आपका जो घोड़ा है 30 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हूँ। और पत्र में यह भी लिखता है अगर नेफ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया है तो यह मान लिया जाएगा कि नेफ्यू जो है घोड़ा बेचने के लिए तैयार है। तो यहाँ क्या है कि इस मामले में प्रस्ताव जो क्या है कि फेल्ट हाउस ने किया था और नेफ्यू ने कोई स्वीकृति नहीं की थी, यानी कि पत्र का कोई जवाब नहीं दिया था, तो यहाँ प्रस्ताव की कोई स्वीकृति नहीं हुई थी। तो प्रस्ताव के लिए स्वीकृति होना आवश्यक है, यहाँ तो कोई स्वीकृति हुई नहीं थी। तो यहाँ स्वीकृति नहीं हुई थी तो इसका मतलब यहाँ सुविधा का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो इनके बीच में जो क्या व्यवहार हुआ था वो क्या, ना तो प्रस्ताव की स्वीकृति हुई और ना स्वीकृति से क्या है कि ना एग्रीमेंट हुआ और ना ही सुविधा का निर्माण हुआ। तो इस मामले में क्या है कि प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं हुई थी, ये मतलब कहा गया और मामले को खारिज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है आवश्यक तत्व है स्वीकृति का मतलब से सूचित किया जाना, यानी कम्युनिकेट किया जाना। कम्युनिकेट का मतलब होता है जैसे कि ए है क्या है कि अपना घोड़ा जो है या अपना प्लॉट जो है 50,000 रुपये बेचने में बी के समक्ष क्या है कि एक प्रस्ताव करता है, मतलब अपनी इच्छा और रजामंदी प्रकट करता है। और ये क्या है कि डाक के माध्यम से करता है, एक पत्र लिख के करता है और पत्र बी को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ प्रस्ताव का जो ज्ञान है बी को हो गया है, तो और बी को हो गया है और पत्र लिखकर बी भी अपनी सहमति कंसेंट है भी प्लॉट खरीदने के लिए तैयार है, ये पत्र इसको लिख देता है ए को। अब ए के पत्र को मिल जाता है, ये पढ़ लेता है और इसके ज्ञान में आ जाता है। तो यहाँ प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई है यह मान लिया जाएगा। मतलब स्वीकृति का ससूचित किया जाना भी एक आवश्यक तत्व माना गया है। यहाँ एक केस है जैसे कि पावेल बनाम ली का 1908 का एक केस है, ये भी ब्रिटिश कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस है। इस केस में क्या हुआ था, मतलब वादी मतलब एक अभ्यर्थी था, ठीक है, और चयन समिति जो मतलब अपनी एक कमेटी थी, ठीक है, इन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से पदों को भर्ती करने के लिए एक ऐड निकाला और वादी ने उस भर्ती यानी कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार फॉर्म भरा, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, किसने, चयन समिति ने। अब चयन समिति ने वादी को इंटरव्यू के लिए बुलाया और ये इंटरव्यू के लिए गया और चयन समिति ने इसका मतलब उसको सेलेक्ट भी कर लिया गया, मतलब उसको चुन लिया गया। लेकिन चयन समिति ने इसकी जो सूचना जो है वादी को नहीं दी, यानी पत्र द्वारा नहीं दी। अब वादी ने चयन समिति पर केस किया, ठीक है, केस किया और कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, मतलब चयन समिति ने प्रतिवादी कोई पत्र नहीं लिखा कि भी आप सिलेक्टेड हो चुके हो, मतलब आप सिलेक्टेड हो चुके हो, मतलब कोई सूचना नहीं दी। तो यहाँ सूचना नहीं देना भी क्या है कि सस्वीकृति नहीं कहलाएगा। मतलब स्वीकृति जो रीजनल टाइम के मतलब बीच में होनी चाहिए, मतलब दो पार्टियों के बीच में क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, दोनों व्यक्तियों के बीच में ज्ञान में आनी चाहिए। यहाँ वादी को कोई ज्ञान नहीं था कि मेरा मतलब क्या है कि चयन समिति ने मेरा क्या है कि मेरे को मतलब सेलेक्ट कर लिया गया है नौकरी के लिए। तो इस केस में मतलब ये डिसाइड हुआ था। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना कब पूर्ण हो जाती है, मतलब कब पूर्ण हो जाती है। जैसे कि ए है, या तो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, ए है अपनी घड़ी जो है 500 रुपये में बी को बेचने की क्या करता है, मतलब मौखिक तौर पर क्या करता है, बेचने का किया करता है, मतलब अपने प्रस्ताव करता है और ये बी जो है उसको स्वीकार कर लेता है। यानी ए ने जो मतलब बात कही है वो बी के ज्ञान में आ जाती है और बी ने बात जो कही है ए के ज्ञान में आ जाती है। मतलब एक दूसरे के मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति की जानकारी मतलब हो जाती है। तो इस प्रकार मतलब क्या है कि प्रस्ताव से स्वीकृति की सूचना क्या है कि कब पूर्ण हो जाती है। जैसे ही प्रस्ताव ए करता है, ठीक है, माल बेचने का या किसी भी वस्तु की चीज़ का विक्रय करने के लिए बी को तय करता है, बी को वो बात जो है ज्ञान में आ जाती है। तो प्रस्ताव की मतलब जो सूचना है कब पूर्ण हो जाती है, जैसे ही बी के ज्ञान में आती है। और स्वीकृति की मतलब अपनी से सूचना कब पूर्ण हो जाती है, जैसे भी ए के ज्ञान में आती है। तो इस प्रकार स्वीकृति दाता वह कहलाता है जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है
और प्रस्तावक वह कहलाता है जो स्वीकृति मतलब उसके ज्ञान में आ जाती है। मतलब स्वीकृति दाता को प्रस्ताव ज्ञान में आ जाता है और स्वीकृति जो स्वीकृति दाता ने की है किसकी, प्रस्तावक की, उसकी जानकारी में आ जाती है। तो जैसे ही उसकी जानकारी में आती है यानी स्वीकृति दाता या प्रस्तावक के दाता के विरुद्ध, तब वह क्या है कि पूर्ण हुई मानी जाती है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, जैसे ए है अपना माल जो है बी को क्या है कि बेचता है और माल की कीमत जो है वो बी जो है ए को अदा कर देता है। तो यहाँ जो मतलब जो व्यवहार है, डीड है, वो कौन सा है, आचरण द्वारा। कई बार ऐसा होता है ना, भी माल भेज दिया, कीमत भेज दी, अतः व्यापारी अक्सर ऐसा करते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो डीड है, व्यवहार जो है, वो आचरण द्वारा क्या होता है, सहसूचना हुई मानी जाती है। तो इससे संबंधित लिली वाइट बनाम मुथुस्वामी वाला एक केस है, वो आप देख लेना, वो बुक में आपको मिल जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है।